हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस। देखिए, ईवीएस में आपका 15 नंबर का जो कंटेंट का जो प्रश्न पूछता है, तो आज यदि आप यह क्लास को कर लेते हैं तो 15 जो है आपका कंटेंट का 15 नंबर यह आपसे कहीं नहीं जाएगा। सारा क्वेश्चन आपको कंटेंट वाला बन जाएगा यहीं से। आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको सीरीज का नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ये आपका है पक्षी से संबंधित। पक्षी से संबंधित जो है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। पहला जो है आपका टॉपिक पक्षी का बसंत गौड़ी। चलिए पढ़ते हैं बसंत गौड़ी के बारे में। बसंत गौड़ी यह गर्मियों में टूक टूक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौड़ी के बारे में यदि पूछा जाए आपसे, यहाँ पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद बनाकर छेद करके घोंसला बनाती है और उसमें अंडे रखती है, तो बसंत गौड़ी। याद रखिएगा, बसंत गौड़ी जो है ना, यह जो है पेड़ के तने में छेद करके उसमें क्या है उसमें अंडा रखती है। कौन? आपका बसंत गौड़ी। अगला है आपका, अगला जो चिड़िया का नाम है यह आपका कठफोरवा है, कठफोरवा। तो कठफोरवा भी जो है ना, यह बसंत गौड़ी की तरह पेड़ के तने में क्या है, तने में छेद करके घोंसला बनाती है, कठफोरवा भी। अगला है को आपका जो पक्षी है, अगला पक्षी जो है आपका है सनबर्ड। कौन है आपका? सनबर्ड है। तो चलिए सनबर्ड के बारे में पढ़ते हैं। शक्कर खोरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। शक्कर खोरा जो है, यह शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शक्कर खोरा। पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये जो घोंसला है किसी पेड़ की डाली से लटकता हुआ बना हुआ घोंसला है। तो शक्कर खोरा जो है, सनबर्ड जिसको कहते हैं, तो शक्कर खोरा किसी पेड़ या झाड़ी की डाली से अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, शक्कर खोरा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भी आपसे, पूछा भी गया है, कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी घोंसला पेड़ की डाली से लटकता हुआ बनाती है? तो ये आपका है कौन सा पक्षी? तो शक्कर खोरा है। इसको याद कर लीजिएगा, शक्कर खोरा। शक्कर खोरा के बारे में और पढ़ते हैं। इसकी घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियां, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चित्रों से बना होता है। किसका घोंसला? शक्कर खोरा का घोंसला। ठीक है, शक्कर खोरा के जो घोंसला होती है, उस घोंसले में क्या क्या चीज होती है? तो होता है आपका बाल की मकड़ी की जाल होती है, बाल होती है, मकड़ी की जाले होती है, पतली टहनियां होती है, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई के पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चित्रे, ये सभी चीजों से जो है ना शक्कर खोरा की घोंसला बनी होती है। अब अगला पक्षी आपका है, अगला पक्षी जो है ये आपका अगला पक्षी है आपका चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध। देखिए, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक के किसी वस्तु को देख सकता है। जैसे मान लिया जाए, यदि हम किसी वस्तु को 8 मीटर से देख सकते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध उस वस्तु को 16 मीटर दूर से ही देख सकता है। यानी हमसे चार गुना। यदि हम देखते हैं किसी वस्तु को 2 मीटर की दूरी पर, तो चील, बाज और गिद्ध जो है उसी वस्तु को हमसे 4 गुना यानी 8 मीटर की दूरी से ही उस वस्तु को वह देख सकता है। इतना इसका कैपेसिटी होती है देखने का। हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तु को वह देख सकता है। ठीक है, कौन कौन सा पक्षी? चील, बाज और गिद्ध। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो 4 किलोमीटर यानी हमसे 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। कौन सा पक्षी है? चील, बाज और गिद्ध।
चील की पूंछ जो होती है वह खांचे वाली होती है। चील का पूंछ कैसा होती है? खांचे जैसी होती है। ठीक है। अगला है आपका, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध को देखते होंगे, बहुत ही आकाश यानी बहुत ही ऊंचाई आकाश में जो है ना बहुत ही ऊंची उड़ती है। तो बहुत ऊंचाई पर उड़ती है आपका गिद्ध जो है, और यह गिद्ध जो है आपका मरे हुए जानवरों को खाकर क्या है? जगह को साफ करता है। जमीन पर पड़ी हुई चीज जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर दूरी से दिखाई दे जाती है। यानी कहने का मतलब है कि चील जो है ना, जमीन पर किसी वस्तु यदि है पड़ा हुआ तो वह 1 से 2 किलोमीटर दूर से ही उस वस्तु को वह देख सकता है। इतना उसका कैपेसिटी होता है देखने की, इतना क्षमता तेज होती है। ठीक है, चील की। अगला है आपका दर्जन चिड़िया। नाम से यह स्पष्ट है, दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। देखिए, दर्जन चिड़िया जो होती है यह अपनी नुकीली चोंच से, ठीक है, नुकीली चोंच से पत्तों को सिकर के अपना यह क्या है? घोंसला बना लेती है, और इसमें क्या करती है? वह अंडे को देती है। ठीक है, कौन? आपका दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें एक थैली सी बना लेती है, और उसमें क्या देती है? वह अंडा देती है। कौन? आपका दर्जन चिड़िया। यानी दर्जन चिड़िया जो है, टेलर बर्ड जो है, यह पत्तों को सी करके वह घोंसला को बनाती है। ठीक है, और उसी घोंसले में क्या देती है? वह अंडे देती है। कौन? आपका दर्जन चिड़िया। तो एक दर्जन चिड़िया के बारे में पढ़े। अगला है आपका बीबर पक्षी। देखिए, बीबर पक्षी के बारे में, नर बीबर पक्षी जो होती है वो अपना अपना घोंसला बनाता है। मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। कहने का मतलब है, जितने भी जो नर बीबर होता है वह अपना अपना घोंसला बनाती है, और मादा बीबर जो है वह बनाए गए नर बीबर के घोंसले को देखती है। उसमें जो घोंसला उसको सबसे अच्छा लगता है, उसमें जो घोंसला उसको पसंद आता है, उसमें जाकर के वो क्या देती है? अंडे को देती है। ठीक है, तो बीबर पक्षी में सभी नर बीबर जो है अपना घोंसला बनाती है, और मादा बीबर जो होती है बनाए के घोंसले को देखती है, उनमें जो सबसे अच्छा लगता है, जो उसे पसंद होता है, उसमें जाकर के वह अंडे देती है। तो ये हो गया आपका बीबर पक्षी के बारे में। फाख्ता चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। फाख्ता चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। फाख्ता चिड़िया जो है, फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि फाख्ता जो है ना, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो फाख्ता चिड़िया जो है अपना घोंसला जो है ना, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला को बनाती है। कौन? आपका फाख्ता चिड़िया। तो मेहंदी की मेड़ में घोंसला कौन बनाती है? कौन सा चिड़िया? तो फाख्ता चिड़िया। कैक्टस के कांटों के बीच कौन घोंसला बनाती है? फाख्ता चिड़िया। ये सारी चीज को याद रखिएगा, प्रश्न बनता भी है। अगला है आपका, अगला पक्षी है आपका कलचिरी। कलचिरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन रॉबिन। कलचिरी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कलचिरी है। कलचिरी जो है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला को बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी होती है, जड़ होती है, ऊन, बाल, रुई, ये सब जो है ना इसके घोंसले में बिछी हुई रहती है। यह छोटे छोटे कीड़ा को खाती है। कौन? आपका कलचिरी। कलचिरी जो है आपका छोटे छोटे कीड़ा को खाती है। कलचिरी की चोंच जो है ना अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। कलचिरी की चोंच अंदर से कैसी होती है? लाल होती है। ये तो कलचिरी के बारे में पढ़े। अब है मैना। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था, कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है? तो मैना पक्षी। ठीक है, याद रखिएगा, मैना जो है आपका झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती रहती है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है? तो आपका है मैना पक्षी है। अब पढ़ते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू के बारे में पढ़ते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को हद तक पीछे तक घुमा सकता है? कौन ऐसा पक्षी किसी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। तो पक्षी है आपका उल्लू। उल्लू जो है ना अपनी गर्दन को किसी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि किस पक्षी की आंखें मानव की भांति सामने होती है?
तो यही आपका उल्लू। ठीक है, उल्लू की जो है ना, देख सकते हैं ना, उल्लू की आंखें जो है ना मानव की भांति जो है ना, आदमी की भांति क्या है, सामने है। ठीक है, सिर के सामने इसका आंख होती है। किसकी? उल्लू की। तो किसकी आंखें जो है ना मानव की भांति समान होती है? तो उल्लू की जो आंखें होती है या मानवों की समान जो है ना होती है सामने। ठीक है, तो इसकी आंखें जो होती है मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। किसकी? आपका उल्लू की। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 270 डिग्री तक घुमा सकता है। पूरा अपनी गर्दन को नहीं घुमा सकता है वो, क्योंकि पूरा गर्दन घुमाएगा तो उससे गर्दन टूट जाएगी। तो 270 डिग्री से अधिक तक वो घुमा सकता है अपनी गर्दन को किसी हद तक, यानी 270 डिग्री से अधिक तक घुमा सकता है। अब अगला है आपका कौवा। कौवा के बारे में पढ़ते हैं। कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है? तो कौवा जो है ना, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या है? घोंसला बनाती है। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा बनाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और कौवे के घोंसले में क्या क्या चीज होती है? तो कौवे के घोंसले में लोहे की तार होती है, लकड़ी की टहनी जैसी चीज से जो है ना बनी होती है आपका कौवा की घोंसला। और कौवा जो है ना पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर क्या है? अपना घोंसला को बनाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, कौन ऐसा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो कौवा। ठीक है, कौन ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? कौवा। इस बात को याद रखिएगा। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आगे पढ़ते हैं कोयल। कोयल के बारे में पढ़ते। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है? तो कोयल। ठीक है, कोयल जो है ना ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह जो है कौवे के घोंसला में अंडे को देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, यानी कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के द्वारा बनाए गए घोंसले में अंडे देती है। और कौवा जो भी है यह अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अगला है आपका गौराया के बारे में पढ़ते हैं। गौराया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौराया पक्षी जो है ये आपका अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना क्या बनाती है? अपना घोंसला को बनाती है। गौराया वह पक्षी जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह क्या हो गई है? दुर्लभ हो गई है। अगला आप पढ़ते हैं आप कबूतर। कबूतर के बारे में पढ़ते हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। ठीक है, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान या खंडहर में। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसला को भी तोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पक्षियों की चोंच दिया हुआ है। मांस चीरने फाड़ने के लिए ऐसा चोंच होती है, लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरह का चोंच होती है, फूलों का रस चूसने के लिए इस तरह की चोंच होती है, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदने के लिए इस तरह की चोंच होती है, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस तरह की चोंच होती है, काटने के लिए इस तरह की चोंच होती है। तो कुछ पक्षियों की चोंच जो है ना दिया हुआ है। अब अगला है आपका बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। बाज, चील और गिद्ध जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच जो कैसी होती है? छोटी और हुक की तरह क्या होती है? मुड़ी हुई होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है और फल को तोड़ने में मदद करती है। कबूतर, गौराया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसे चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। किसका? कबूतर, गौराया आदि की जो चोंच होती है वह कैसा होती है आपका? वह होता है आपका कैसा होता है? छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है, जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मछली पकड़ने वाले चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच लंबी पतली सुई जैसा होती है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण जैसे हंस, बत्तख आदि ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। तो कौन ऐसा पक्षी जो है, किस पक्षी का चोंच जो है ना किस पक्षी की चोंच जो है ना
छानने जैसी होती है। तो ये आपका है कौन कौन, आपका हंस, बत्तख, ठीक है, हंस और बत्तख। ये पक्षी जो है इसकी चोंच जो है ना छानने की प्रणाली जैसी होती है। ये अपना भोजन चोंच में लेने के बाद क्या करता है, कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, उससे आप छान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पढ़िएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछता भी है यहाँ से। मधुमक्खी पालन। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बिहार राज्य का एक जिला है मुजफ्फरपुर, और उस गांव में मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है जिसका नाम है बोचहा, ठीक है। बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव है जिसका नाम है बोचहा, और उस गांव के लोग जो है ना मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। तो वहाँ मधुमक्खी पालन का काम करने का कारण क्या है कि वहाँ लीची का पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के जो बोचहा नामक गांव है वहाँ पर लीचियों का जो पेड़ है बहुत आपका पाए जाते हैं, और लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करता है। तो यहां से प्रश्न पूछेगा आपको कि बिहार के किस जिले में लोग मधुमक्खी पालन करने का काम करता है। तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है और उस जिला में एक गांव का नाम है बोचहा गांव, वहां के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करता है। अगला है अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी सही समय होता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय जो होती है आपका अक्टूबर से दिसंबर होती है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। अगला है मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पढ़ते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। मधुमक्खी के छत्ते में हर छत्ते में एक रानी होती है, ठीक है। रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके एग्जाम में कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन मधुमक्खी अंडे देती है, तो आपका रानी जो मक्खी होती है वो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जिसको हम मजदूर मक्खी या श्रमिक मक्खी भी कहते हैं, ठीक है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है जिसे क्या कहते हैं, मजदूर मधुमक्खियाँ या श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों का पालन करने का भी काम इन्हीं का होता है। किसका, आपका मजदूर मधुमक्खियाँ जो होती है, श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती है, यही जो है ना फूलों से रस है ना, फूलों से रस को जो है ना ढूंढ कर लाती है, रस लाती है, फूलों से रस को लाती है, और वह छत्ते में क्या है, शहद बनाने का काम करती है। और छत्ते बनाने का काम भी यही करती है। यदि यह फूलों से रस ढूंढ कर नहीं लाएगी तो छत्ते में जितने भी मधुमक्खियाँ हैं सारे भूखे रह जाएगी और क्या है, मर जाएगी। तो ये बेचारी जो है ना यही सारे काम करती है छत्ते में। कौन, आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ या मजदूर मधुमक्खियाँ। नर मक्खी जो होता है छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता है, ठीक है। नर मक्खी जो होता है छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो क्या पढ़े मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कि मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होता है। जो आपका श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है यानी मजदूर मधुमक्खियाँ जो होती है वह दिन भर शहद के लिए
शहद के लिए शहद के क्या करती है, शहद के दिन भर क्या करती है, शहद के लिए फूलों को रस को ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह क्या करता है, एक प्रकार का नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, और वह क्या करती है, मधुमक्खी रस से शहद बनाती है और छत्ते बनाने का काम भी वह करती है। कौन? आपका श्रमिक मधुमक्खियां। जो नर मधुमक्खी जो होता है वह छत्ते के लिए कोई विशेष काम ही नहीं करता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नर मधुमक्खियां जो होती है वह छत्ते के लिए विशेष कार्य नहीं करता है। ये सारा काम जो है ना कौन करता है, आपका छत्ते बनाना, रस को ढूंढना, ये सारा काम जो है आपका श्रमिक मधुमक्खियां करती है। मधुमक्खी पालने बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन करने के लिए किसका जरूरी होता है, आपका बक्सा का जरूरी होता है, और इस बक्से में चीनी का मीठा घोल को डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता, वही बात अभी आपको हम बताए। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो जितने भी आपका क्वेश्चन बनेगा आपका मधुमक्खी से संबंधित याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब अगला आपका एनसीईआरटी पॉइंट हम आपको कुछ है दिया हुआ, उसको पढ़ाते हैं पक्षी के बारे में। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीजों पर होती है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वो अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास चीजों को देखता है। अगला है पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करता है, उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी जो है ना इन्हीं की मदद से क्या करता है, सुनता है। अलबुर्नी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता भी है। हजार से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे, इनका नाम था अलबुर्नी। क्या नाम था? अल बिरूनी नाम था। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया था आपके एग्जाम में कि अल बिरूनी कहाँ से आया था, तो यह था आपका उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। अल बिरूनी ने भारत आकर क्या किया था, तो अल बिरूनी ने भारत में आकर के बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा था, खास तौर से जो उन्हें अपने देश से अलग थी। अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ये हमारे भारत में बनाए गए क्या है, तालाबों को प्रशंसा किया था। कौन? अल बिरूनी। इन चबूतरे के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं, यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबुर्नी की किताबें से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अलबुर्नी की किताब का नाम किताब उल हिंद था। अब अगला है आपका बछेंद्री पाल। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब वे कुल 12 वर्ष की थी। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। कब? 1984 में। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम
8,848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह नहीं थी। तो एक साथ क्या है, कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहां जगह बहुत ही कम थी। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ली। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी? तो 23 मई 1984 को। कितने बजे गई थी वह? तो 1:07 पर जो है ना अपना पहला कदम वो रखी थी। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। कल्पना चावला, आज हम चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल्पना चावला को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं, कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।